हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ और उसके कोलैप्स के कारण क्या क्या थे। सबसे बड़ा कारण था इकोनॉमी में स्टेगनेशन, मतलब फूड शॉर्टेज वहाँ हो रही थी, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो रही थी, पैसे नहीं थे खजाने में, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत हार्ड था। ऐसे में जो एक उनके एक हेड बने थे मिखाइल गार्बोचेव, उनका भी एक रोल रहा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, इन द आर्म रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएसएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। सोवियत यूनियन जो है यूएसए से टाइम टू टाइम पर आर्म रेस कर रहा था। मतलब जैसे ही अमेरिका कोई हथियार बनाता तो साथ में सोवियत यूनियन भी कोई बनाता, बट इसका बहुत बड़ा खमियाजा उसको चुकाना पड़ा। अब वेस्ट की टेक्नोलॉजी ऐसी थी जिस पर संसार भर को विश्वास था और अमेरिका बड़ा अपनी टेक्नोलॉजी को बेचकर न केवल आर्म, जो दूसरी टेक्नोलॉजी थी सॉफ्ट पावर की, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन्स, मोबाइल्स, दूसरी टेक्नोलॉजी चाहे वो किसी भी क्षेत्र में थी, मोटर बाइक्स में, वो धनी हो रहा था बेचकर। बट सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी बहुत ही जंक किस्म की थी, तो वो इससे पीछे रह गया था टेक्नोलॉजी में वेस्ट से। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमेरिका में खड़ा किया ट्रांसपोर्ट के लिए, पावर के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन फुलफिलमेंट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन। और वो अमेरिका में आर्म रेस में तो वो इसके साथ था, बट बहुत सारी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्ट में, पावर में, इवन जो सिटीजन्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पायरेशन थी, जैसे पॉलिटिकल रूप से सिटीजन्स की एस्पायरेशन थी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले, इकोनॉमिक रूप से कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। और सुविधाएं कम मिलती है, सिर्फ कहने से सुविधाएं नहीं मिलती कि आप अमीरी गरीबी का भेद मिटा देंगे। आपको उसके लिए प्रोडक्शन ज़रूरी होती है, आपके देश में माल का उत्पादन ज़रूरी है, कैपिटल पूंजी का उत्पादन ज़रूरी है, तभी तो आपके अगर पूंजी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, विकास ज़्यादा है, तो सिटीजन को हिस्सेदारी अपने आप ही नहीं मिल जाएगी। तो इस तरह से जो सोवियत यूनियन है वो इससे पीछे रह गया है। द सोवियत इन्वेंशन, उसके साथ रही कई कसर जो है, सोवियत संघ ने 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पे हमले कर दिए और अफगानिस्तान के हमलों के बाद इसकी इकोनॉमी और वीकेंड हो गई, क्योंकि युद्ध जो है एक बड़ा बोझ लेके आते हैं इकोनॉमी पे। दो वेतन तो बढ़ रहे थे लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। प्रोडक्टिविटी कम थी तो वस्तुओं का माल मार्केट में बहुत कम आ रहा था और इसकी वजह से कंज्यूमर के पास माल की शॉर्टेज थी, मतलब माल उतना मार्केट में आ नहीं रहा था। फूड इंपोर्ट इंक्रीज एवरी ईयर, हर साल बाहर से फूड मंगवाया जा रहा था। एंड सोवियत इकोनॉमी वाज फेल्टरिंग इन द लेट 70s एंड बिकम स्टैग्नेशन। और इसके बाद जो सोवियत इकोनॉमी थी वो फेल होती गई और 1970 तक, मतलब 70 के दशक में ये बिल्कुल स्टैग्नेशन पे आ गई, स्थिर हो गई, आगे इसने मूव करना बंद कर दिया। गार्बोचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, मतलब गार्बोचेव का एक बड़ा मतलब डिसइंटीग्रेशन में रोल था। रोल तो क्या था, वो ऐसे हालात में हेड ऑफ द यूएसएसआर बन गया कि अब तो डिसइंटीग्रेशन पक्का ही था, ठीक है। तो उसने क्या किया, मिखाइल गार्बोचेव who had become general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, 1985 में वो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना। शो टू रिफॉर्म्स, तो उसमें सुधार लाना चाहते थे सिस्टम में। उसको भी पता था कि 70s के बाद हमारे देश की बुरी गत हो चुकी है, तो रिफॉर्म्स, सुधार लेके आए जो ज़रूरी थे, क्योंकि वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो तेज़ी से बदल रही थी, जिसमें यूएसएसआर टिक नहीं पा रहा था। तो कुछ रिफॉर्म्स लेके आने थे हर लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। जो वेस्ट में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में क्रांति आ गई थी, उससे जुड़ना यूएसएसआर के लिए बहुत ज़रूरी था। However, Gorbachev decision to normalize relation with the West and democratic and reforms the
Soviet Union had some other effect that neither he nor anyone else intended and anticipated. कुछ है वेस्ट में जो वेस्ट के साथ वो रिलेशंस को नॉर्मल कर रहे थे। नॉर्मल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वेस्ट की ज़रूरत अब सोवियत यूनियन की थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का युग था और ग्लोबलाइजेशन का मीन्स वेस्ट से जुड़ना, वेस्ट की मंडियों तक पहुंच होना या वेस्ट से टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना। इसके साथ ही वेस्ट में अगर आएगी तो लिबरलाइजेशन भी आएगी, डेमोक्रेसी भी आएगी, रिफॉर्म्स। तो एक दो शब्द आए थे बड़े फेमस जो रशियन यूएसएसआर की पॉलिटिक्स में, ग्लासनोस्त और पेट्रोइका। इसका मतलब था कि डेमोक्रेटिक और लिबरलाइजेशन, ये दो चीज़ें आनी चाहिए। और ऐसी चीज़ थी जिसमें या वो होता या उसकी जगह और होता, उसको वो मना नहीं कर पाते। मतलब ग्लोबलाइजेशन से जुड़ना, लिबरलाइजेशन लाना, डेमोक्रेसी लाना, रिफॉर्म्स लेके आना, वेस्ट के साथ जुड़ना, ये सोवियत यूनियन की मजबूरी थी। The people in the East European country which were part of the Soviet bloc start to protest against their own government and Soviet control. अब जो रिफॉर्म चला रहे थे इसका मतलब डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी का मतलब किसी देश के आज़ादी से है। तो जो वेस्ट ईस्ट कंट्री थे, ईस्ट यूरोपियन थे, जिसको पता है आप यूएसएसआर के अंडर में काम करते थे, यूएसएस की गवर्नमेंट उनको हैंडल करती थी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ और सोवियत यूनियन के खिलाफ भी, कि हमें क्यों दबाया जा रहा है, हमें क्यों जबरदस्ती यूएसएसआर के जो संघ है उसमें शामिल किया जा रहा है। हम भी आज़ाद होंगे और हम भी अपने जो डिसीजन है वो खुद लेंगे। लाइक इन दिस पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवेंस विद द डिस्टर्बेंस ओकर्ड। पहले क्या होता था, जैसे जैसे अगर कोई भी इस तरह की घटनाएं होती किसी भी देश में, मतलब गवर्नमेंट के एंटी जनता खड़ी होती है यूएसएसआर के, तो यूएसएसआर इंटरफेयर करने लगता है, जैसे पोलैंड में 1980 में हुआ था। लेकिन अब गोर्बाचेव ने इस तरह के डिस्टर्बेंस में कोई इंटरवेंशन नहीं किया। जो जहां भी कम्युनिस्ट रिज्म थे, शासन थे, वो कोलैप्स हो गए। वो 15 देश ही नहीं जो मतलब सोवियत यूनियन के अंडर थे, बल्कि दूसरे जो ईस्ट यूरोपियन देश थे जो यूएसएसआर के साथ ही बने हुए थे, कम्युनिस्ट शासन वहाँ भी था। बट अब सोवियत यूनियन ने इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया और वहाँ जो कम्युनिस्ट शासन थे वो ख़त्म हो गए। और ख़त्म होने के साथ ही जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको बड़ा गहरा धक्का लगा। कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी वो टूटने लगी, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगे देश। दीज डेवलपमेंट वर accompanied by the rapidly escalating crisis with the USSR। और इस यूएसएसआर से जो जुड़े हुए देश थे वो भी अलग होने की मांग करने लगे। इस तरह से यूएसएसआर जो है, संयुक्त सोवियत समाजवादी रिपब्लिक रशिया जो था, वो अब टूटने लगा। गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। गोर्बाचेव ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सुधार करने शुरू किए। डेमोक्रेटाइजेशन आई, देश में डेमोक्रेसी लाने लगे। और उस रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द लीडर विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन आपको पता है डेमोक्रेसी तो कम्युनिस्टों की विचारधारा ही नहीं है, लिबरलाइजेशन नहीं है, वो तो सोशलिज्म में विश्वास करते हैं। तो उन्हीं के लीडर जो आंख बंद किए हुए थे कि टाइम जो है बदल नहीं रहा और अब भी हम कम्युनिस्ट तरीके से ही देश को चला सकते हैं, वो उसका विरोध करने लगे और इसका जो है तख्ता पलटने की भी कोशिश की गई। एक कूप टुक प्लेस इन 1991 दैट वर इनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइनर्स। 1991 में मिलिट्री कूप का मतलब होता है सरकार के विरुद्ध तख्ता पलट करने की साजिश। वो 1991 में जो पार्टी के लीडर थे उनके द्वारा की गई। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वेंट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्या था, लोगों को अब फ्रीडम टेस्ट हो गई थी, मतलब फ्रीडम के आदी हो गए थे। ओल्ड तरह का कम्युनिस्ट शासन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बोरिस येल्सिन का भी नाम याद रखना। ये एक नेशनल हीरो के रूप में उभरे थे जो इस मिलिट्री कूप के अगेंस्ट थे। क्यों? मिलिट्री कूप कम्युनिस्ट को दोबारा स्थापित करना चाहता। बोरिस येल्सिन डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, तो वो लोगों के हीरो बन गए। द रशियन रिपब्लिक वर येल्सिन वो ने इस तरह से जो येल्सिन थे वो कामयाब हो गए रशिया में
लोकतंत्र लाने के। ये एक चित्र है जोसेफ स्टालिन्स का, जो व्लादिमीर लेनिन के बाद सक्सेसर थे सोवियत यूनियन के, और 1954 तक ये 53 तक रहे, और इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सहकारी खेती, जो मतलब एक विशेषता रही है स्टालिन की, जो ज़बरदस्ती से वहाँ करवाई गई सोवियत यूनियन में। तो इस तरह से एक मतलब इसका भी बड़ा रोल रहा है रशिया को बनाने में। और एक बड़ा टेरर, ग्रेट टेरर फैल गया था 1930 में, क्योंकि ज़बरदस्ती जो इस बोल्शेविक क्रांति के मतलब कम्युनिस्टों के विरोध थे उनको मारा जा रहा था या पार्टी से निकाला जा रहा था, उनको उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद है यूक्रेनिया। अब येल्सिन जो है वो हीरो बन गए। इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ द येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 3 major republic of the USSR declared that the Soviet Union was disbanded। बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये अब ये एक स्वतंत्र देश हैं, यूक्रेनिया और बेलारूस, इन्होंने सोवियत यूनियन से अपने आप को अलग कर लिया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड। सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो एक छत्र साम्राज्य चलाती आ रही थी, उसको बैन कर दिया गया। और अब जो विशेषता थी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, जो वेस्ट की विशेषता थी जिसके खिलाफ अब तक सोवियत रूस लड़ता आया था, अब इन देशों में ये विशेषता बन गई कि पॉलिटिकल रूप से उन्होंने डेमोक्रेसी को और इकोनॉमिक रूप से कैपिटलाइजेशन को अपना लिया था। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ब्यूरोक्रेट ड्राइव्स डाउन द मॉस्को टू ए कलेक्टिव फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रे फोटो, ये तो कोई वो नहीं है। उसके बाद जो स्टालिन है, उसके बाद निकिता खुरुश्चेव, इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये कोल्ड वार में जो क्यूबा क्राइसिस हुई थी उसमें इन्होंने उसको रिजोल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टालिन के बाद हेड बने थे और 1956 में बहुत सारे रिफॉर्म्स इनके नेतृत्व में आए थे, और क्यूबा क्राइसिस और हंगरी में रिबेलियन जो है इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये है थे निकिता खुरुश्चेव। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 3 जो कंट्री हैं वो अपने आप को आज़ाद कर रहे थे, यूक्रेनिया, रशिया और बेलारूस। उसके बाद क्या हुआ ये पढ़ते हैं। द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS कम एज ए सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक। अब क्या हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और इन्होंने एक कॉमनवेल्थ बना लिया। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि एक देश नहीं बल्कि देशों के समूह। जैसे भारत भी एक कॉमनवेल्थ का सदस्य है जिसमें 48 देश हैं। जो देश गुलाम थे ब्रिटेन ने उनको एक समूह में कॉमनवेल्थ का नाम दे दिया था। इसी तरह से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कई बार ये पूछा जाता है CIS में कौन से लोग देश शामिल हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट वो देश शामिल हैं जो रशिया से अलग हुए थे, USSR से अलग हुए थे, और दूसरों के लिए एक सरप्राइज था कि हम भी इस तरह से आज़ाद हो सकते हैं, हम भी एक अलग देश बना सकते हैं रशिया से। स्पेशली टू द सेंट्रल एशिया वन, द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक was an issue that was quickly solved by making them founding member of CIS. Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union. अब जल्दी धीरे धीरे जो ईस्ट मध्य एशिया के देश थे, सीरिया वगैरह, वो भी CIS के सदस्य बन गए। और रशिया जिस तरह से एक राजा का उत्तराधिकारी एक युवराज होता है, इसी तरह USSR का जो उत्तराधिकारी है वो रशिया बन गया। उत्तराधिकारी का मतलब जितना भी खजाना उसके पास था, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे उनकी एक एजेंसी है जो अंतरिक्ष में यान भेजती है, मिसाइल्स, हथियार जितने भी थे वो सारे रशिया के पास रह गए। आज भी ये तो छोटे छोटे कंट्री हैं जो यूक्रेनिया है, बेलारूस है, लेकिन रशिया का जो क्षेत्र है आज भी दुनिया में सबसे बड़ा है। जो सिक्योरिटी सीट थी रशिया की, USSR की सॉरी, UNO में जो 5 कंट्रीज में थी वो भी रशिया को मिल गई। ठीक है, तो सबसे फायदा तो रशिया का हो गया ना। रशिया यूनियन इनहेरिएंट द सोवियत सीट
इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको वीटो पावर थी। परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर थे, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, उनको ये सीट मिल गई। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कम्युनिटीज ऑफ द सोवियत यूनियन। और जितनी भी संधियां यूएसएसआर ने की थी वो सारी ट्रीटी और कमिटमेंट, समझौते और संधियां रशिया ने स्वीकार कर लिए कि जो पुराने यूएसएसआर के द्वारा संधियां की गई, जैसे हमने भी की थी ना 1971 में फ्रेंडशिप की संधि रशिया के साथ, वो भी रशिया ने मान ली। It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measure with the US. This old Soviet Union was thus dead and buried. और जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे पोस्ट सोवियत यूनियन के पास, वो उसके पास हो गए। उसके बाद उन्होंने कुछ SALT I, SALT II संधियां की अमेरिका, ताकि आर्म रेस खत्म हो सके। और इस तरह से जो ओल्ड सोवियत यूनियन थी वो अब खत्म हो चुका था, मर चुका था, ब्राइड हो चुका था, दफना दिया गया था। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? अब दोबारा से ये बता रहा है कि सोवियत संघ का क्यों विभाजन हुआ। हाउ डिड द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट? इतना ताकतवर कंट्री विश्व का वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो गए? दिस इज ए क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत Union and the end of communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ सोवियत यूनियन का नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो पहले पॉलिटिकल लेवल पे एक हुई और बाद में कोलैप्स हुई। While there are unique feature, लेकिन सोवियत यूनियन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल था और सारे विश्व में ये सेकंड सुपर पावर थी और जिसने मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिसके चारों ओर घूमती थी वो कैसे एकदम कोलैप्स हो गया। देयर वाज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। पहली कमी तो यही थी कि सोवियत यूनियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूप से कमजोर हो चुका था। पॉलिटिकल रूप से जब कोई देश पॉलिटिकल रूप से जो साम्यवाद था वो, और इकोनॉमिक रूप से जो गरीबी अमीरी का भेदभाव मिटाने के लिए जो सोशलिज्म का पैटर्न अपनाया था वो फेल हो चुका था। दूसरी बात, विच फेल्ड द टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोगों का इन दोनों संस्थाओं से विश्वास उठ चुका था। क्योंकि उनकी जो नीड थी या आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसकी वजह से। दूसरा था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, बहुत सालों तक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन रहा तो पैसे की शॉर्टेज होगी, पैसे की शॉर्टेज होगी तो ये कर्ज में डूब गया। बहुत सारी जो इंटरनेशनल संस्थाएं थी जो पैसे देती थी उनके कर्ज में डूबा हुआ था ये। वाई डिड दिस सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टैग? अब बात ये है कि मतलब इकोनॉमी में इतना स्टैग्नेशन क्यों आया, इतनी वीक इकोनॉमी हुई क्यों? द आंसर, इसका उत्तर ये है कि सोवियत जो इकोनॉमी थी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज, अपने बहुत सारे रिसोर्सेज उन्होंने, बहुत सारे पैसे, पूंजी, पावर न्यूक्लियर और मिलिट्री पावर में लगा दिए। एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट्स प्रोग्राम, और जो सैटेलाइट प्रोग्राम थे उनके लिए लगा दिए। ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इन पर्टिकुलर, और ये जो सोवियत सैटेलाइट प्रोग्राम था और न्यूक्लियर प्रोग्राम था ये मेनली 5 सेंटर्स उनमें था। जैसे कजाकिस्तान में इनका एक सेंटर है जो जहाँ से ये स्पेस के लिए यान भेजते हैं, स्पेस सेंटर है वहाँ। तो लेकिन इन 5 का जो विकास हो रहा था और इनकी इकोनॉमी पर बर्डन बढ़ता जा रहा था। At the same time, ordinary citizen become more knowledgeable about the economic advance of the West. और इसके साथ साथ जो आम साधारण लोग भी थे वहाँ के, उनको पता चल गया था कि वेस्ट में किस तरह के आर्थिक विकास हो रहे हैं और किस तरह से जो वेस्ट है उससे मिलने से हमें भी विकास, हमारा भी विकास हो सकता है। They could see the disparity between their system and the system of West. अब वो जान गए थे कि हमारे सिस्टम में क्या खराबी है और वेस्ट का सिस्टम क्यों बढ़िया है। और उन्हें ये भी था कि आज वर्तमान में वेस्ट जो है सारे विश्व पे छाया हुआ है और हम इससे बच नहीं पाएंगे। आफ्टर ईयर ऑफ बीइंग टोल्ड दैट द सोवियत
system was better than Western capitalism, the reality of its backwardness come as a political and psychological shock. उन्हें अब तक तो बताया जा रहा था कि किस तरह से हमारा सिस्टम वेस्टर्न सिस्टम से बहुत बढ़िया है, कैपिटलिज्म से बढ़िया है, क्योंकि कैपिटलिज्म तो गरीबी अमीरी का भेद बढ़ाता है, पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। बट अब वो चीज़ें सच्चाई सामने आ गई थी और सब कुछ रियलिटी में दिख रहा था, तो बैकवर्डनेस दिखाई दी पॉलिटिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल शॉक लगा उनको। The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. इसके साथ साथ सोवियत यूनियन प्रशासनिक लेवल पर भी और पॉलिटिकल लेवल पर भी विफल हो चुका था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ब्यूरोक्रेसी इतनी क्लोज थी कि आम आदमी को पता ही नहीं चल रहा था कि अफसर कर क्या रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल पर लोगों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं थी। कुछ मुट्ठी भर लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे वो शासन कर रहे थे, लोगों की कोई भागीदारी ही नहीं थी। जबकि वेस्ट में लोगों की भागीदारी बड़ी, भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्री थे या बैकवर्ड कंट्री थे वहाँ भी लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा था सरकार में, इलेक्शन में भाग रहे थे, लोगों अपनी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार रखते थे। बट जो है अब तक भी ये अधिकार नहीं था कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर सके। द Communist party that had ruled the Soviet Union for 70 years was not accountable to the people. 70 साल से वहाँ एक ही पार्टी शासन कर रही थी और लोगों के उत्तरदायी भी नहीं थी। मतलब अगर लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को तो साधारण लोगों के प्रति उत्तरदायी तो होती है, काम करने की जिम्मेदारी तो लेती है। बट कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी नहीं थी। ऑर्डिनरी पीपल वर अलाइनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आम व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेसी स्लो काम कर रही थी, एक फाइल अगर एक कागज बनवाना पड़ता तो 10 महीने 1 साल लग जाता, इस तरह के स्टैग्नेशन से तंग आ चुकी थी। रैम्पेट करप्शन फैला हुआ था। अगर थोड़ा सा भी आपने कोई काम करवाना पड़ता अधिकारियों से तो वो बड़ी रिश्वत लेके काम करते। द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक इट हैड मेड द अनविलिंगनेस टू अलो मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट। और इस तरह की जो सिस्टम है वो गलतियों पे गलती करते जाते हैं, लेकिन जब लोग ओपननेस की मांग करते हैं कि भाई इनके खिलाफ भी कुछ सरकार कदम उठाए, अगर कागज ना बने तो उन पर भी कोई एक्शन लिया जाए, उसका विरोध करते हैं। सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी ब्यूरोक्रेसी की, मतलब जो अधिकारी थे वो राजाओं की तरह अथॉरिटी का प्रयोग करते थे। और इससे भी बड़ी बुरी बात ये थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो पार्टी में भी अपना स्थान बनाए हुए थे। जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है ना किसी देश में, अधिकारी वो पार्टियों से अलग होती है, पॉलिटिकल पार्टियों में शामिल नहीं होते। बट यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी वही थी जो कम्युनिस्ट पार्टी में एक महत्वपूर्ण ओहदे पर लोग थे। तो इस तरह से पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स। उनको पता ही नहीं था कि प्रशासक कौन है और रूलर कौन है। एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लोस्ट पॉपुलर बैकिंग। और इस तरह से धीरे धीरे जो सरकार थी वो अपनी पॉपुलैरिटी खो रही थी। गार्बोचेव रिफॉर्म्स, अब गार्बोचेव आए 1985 में, तो उन्होंने रिफॉर्म्स किए, सुधार करने की कोशिश की कि ब्यूरोक्रेसी को भी काम करना होगा, लोग जो हैं ब्यूरोक्रेसी पर भी दबाव डाल सकते हैं, टाइम से वो काम करेंगे, करप्शन नहीं होगा। गार्बोचेव प्रोमिस टू रिफॉर्म्स द इकोनॉमी कैचअप विद द वेस्ट। अब उन्होंने गार्बोचेव ने वादा किया कि हम इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाएंगे, वेस्ट के साथ संबंध स्थापित करेंगे, प्राइवेट पूंजी लगाने की आज्ञा देंगे, आप अपने उद्योग खोल सकते हो, अपनी पूंजी कमा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव को लूज करेंगे, ब्यूरोक्रेसी का जो होल्ड है, अथॉरिटी है, उसको कम करेंगे, पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा करवाएंगे। यू मे वंडर व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स इन स्पाइट ऑफ गार्बोचेव एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। लेकिन इसके बावजूद भी जब इन्होंने कहा कि गार्बोचेव ने डायग्नोज करने की कोशिश की प्रॉब्लम्स को, इसके बावजूद भी इसका डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ? हेयर इज वेयर द आंसर बिकम मोर कंट्रोवर्शियल। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर है, मतलब लोग इसके बारे में भिन्न भिन्न जवाब देते हैं। द मोस्ट बेसिक आंसर सीम टू बी दैट व्हेन गोर्बाचेव कैरिड आउट हिज रिफॉर्म्स एंड लूजन्ड द सिस्टम। बताऊं
इसमें क्या होता है कि जब आप सुधार करने की कोशिश करते हो ना, तो वो सुधारों में आप लेट हो चुके हो और लोगों में असंतुष्टि इतनी फैल चुकी होती है, चाहे आप उसके लिए फिर सुधार करो। जैसे बीमारी फैलने के बाद इलाज का कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह से जब गार्बोचेव ने सुधार किए तो जो सिस्टम था वो लूज हो चुका था, मतलब जो लोगों पर होल्ड था ना, वो कमजोर हो चुका था। अब लोग दोबारा से उस सिस्टम में जुड़ना नहीं चाहते थे, उसके अंडर नहीं आने चाहते थे। उनको पता था कि सरकार अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन पर कोई भी अथॉरिटी नहीं रख सकते और वो अपनी आज़ादी इस दौरान प्राप्त कर सकते। ठीक है ना। द मोस्ट बेसिक आंसर सीम टू बी दैट व्हेन गार्बोचेव कैरिड आउट हिज रिफॉर्म्स एंड लूजन द सिस्टम, ही सेट इन मोशन फोर्स एंड एक्सेप्टेशंस दैट फ्यू कुड हैव प्रिडिक्टेड एंड बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। मतलब अब इतना सिस्टम लूज हो गया था और लोग इतने बहादुर हो चुके थे। बहादुर का मतलब उन्हें पता था कि मतलब सरकार उनको होल्ड करने में कामयाब नहीं होगी, दबाने में कामयाब नहीं होगी, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। देयर वर सेक्शन ऑफ Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with the method. सोवियत यूनियन सोसाइटी को ये भी पता चल गया था कि गार्बोचेव की मजबूरी है रिफॉर्म्स करना, लेकिन वो बहुत तेजी से चल रहे हैं और वो डिसअपॉइंट है, इम्पेशेंस है, उसके पास धैर्य नहीं है, उसका मेथड सही नहीं है। दिस डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड, और उनको पता था कि इस तरीके से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, कोई बेनिफिट हो नहीं सकता। बेनिफिट होंगे तो स्लोली धीरे धीरे होंगे। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड और दे बेनिफिटेड टू स्लोली, और जो भी सुधार होंगे वो इतने धीरे धीरे होंगे कि उनका कोई ज्यादा लाभ उनको पहुंचेगा नहीं। अदर स्पेशली मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम टुक एग्जैक्टली द अपोजिट व्यू। लेकिन दूसरे जो इस सिस्टम से बहुत लंबा फायदा उठा चुके थे, अधिकारी थे या किसी न किसी पद पे थे, उनको ये लग रहा था कि गोर्बाचेव इतनी जल्दी सुधार कर रहे हैं, ये सुधार गलत है और हमारे जैसों के अधिकार खत्म हो जाएंगे, हमारी पोस्टें खत्म हो जाएंगी। तो एक टग ऑफ वार, जैसे रस्साकसी नहीं होती है, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग उधर खींच रहे हैं, तो वो टैग वार चल रहा था। और इस टैग ऑफ वार में खुद गोर्बाचेव भ्रम में थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस तरह से अपनी पॉलिसीज को बचाए। देखो ये एक फोटो है लियोनार्ड ब्रेजनेव का। ये निकिता क्रुश्चेव के बाद हेड बने थे रशिया के, रशियन लीडर 64 से 82। प्रपोज्ड एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, ये याद रखना भाई, एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का मत किसने दिया था कि एशिया को मिलकर अपनी एक सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित करना चाहिए। डिसएसोसिएटेड विद द डेटेंट फेज इन रिलेशन विद द यूएस, मतलब यूएस के साथ जो है, डेटेंट एक शब्द है, दिदांत बोलते हैं इसको हिंदी में, कोल्ड वार की समाप्ति को इसने डिसएसोसिएट किया। मतलब ये था कि मैं अमेरिका के साथ संबंधों को रिवाइव नहीं करना चाहता, मतलब मैं कोल्ड वार को ख़त्म नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये था। दोबारा से कोल्ड वार शुरू हो गया था इसमें। ऑल दिस माइट नॉट हैव लीड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, बट यही कारण नहीं थे सिर्फ सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के, but also for another development that surprised most observers and indeed many insiders: the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics including Russia and the Baltic Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia and other proved to be final and most immediate cause for the disintegration of Soviet Russia. Here again there are different view. देखो इसके साथ साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ जो 15 देश जुड़े हुए थे अब वो सोवरेनिटी की डिमांड करने लगे। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजन के खुद मालिक हैं, संप्रभु बनना चाहते थे वो देश, और संप्रभु देश स्थापित करके वो अपने देश में डेमोक्रेटिक और लिबरलाइजेशन स्थापित करना चाहते थे। इसमें रशिया जो सबसे बड़ा भूभाग के साथ था,
वो यही चाहता था। उसके साथ साथ 3 बाल्टिक स्टेट्स जो हैं, ये याद रखना, बाल्टिक सागर के पास हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। उसके साथ साथ यूक्रेन और जॉर्जिया भी अपने आप को यूएसएसआर से अलग करना चाहते थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।